हेलो। मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS12 अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो सर, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स है क्या आखिर? गवर्नमेंट ग्रांट एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट हमें देती है, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो। एग्जाम्पल सब्सिडी, एग्जाम्पल कॉस्ट रिडक्शन, या फिर मिनिमम रेट्स पे कोई ज़मीन दे देना, उसको बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर, इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी? इसकी अकाउंटिंग हमें प्रिस्क्राइब करता है AS12। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो भी वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो रिकमेंड हो जाए और उनकी भी ये अच्छे अच्छे नोट्स मिलकर उनको हेल्प हो पाए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है ऑलरेडी, और आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डिस्कशन होते हैं सारे स्टूडेंट्स के, और डाउट सॉल्विंग वहाँ पे होती है पूरी की पूरी। तो कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम पे आके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मैं सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व कर दूँ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट्स, पहले बात तो होता है क्या, मैं आपको ने बता दिया। तो उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सर? गवर्नमेंट तो हमें मिल गई, उसको हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक अंटिल देर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ टू थिंग्स। कि जब तक ये दो चीजें नहीं होती है हम उनको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो सर, क्या दो चीजें होनी चाहिए? देखो, एक तो भाई ग्रांट एक्चुअली में रिसीव हो जानी चाहिए। जब तक हमें ग्रांट रिसीव नहीं हुई है हमें उनको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमें पैसे मिल गए हैं हाथ में तो भी उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तो कंडीशन ये हो गई, ये रही ये वाली कंडीशन। सर, सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई एक गवर्नमेंट हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करती है, अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो ही आपको ग्रांट मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपको ज़मीन का प्राइस कम चाहिए तो आपको बैकवर्ड एरिया में ही फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, या फिर कुछ भी आप एस्टेब्लिश करो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बाय गवर्नमेंट जिसने प्रिस्क्राइब कर रही है। या तो आप कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि आप आगे चल के आपको पब्लिक का फ़ायदा हो और समाज का फ़ायदा हो, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर ग्रांट्स देगी। तो कोई कंडीशन गवर्नमेंट रखेगी, आपको वो सेटिस्फाई करनी है। दूसरी, आपको ग्रांट मिल जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई है तब आप ग्रांट कर लो रिकॉग्नाइज। सिंपल सा, बहुत टर्म है। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, देखो, कंपनी अप्लाइज फॉर ग्रांट, ठीक है, फॉर सोशल कॉज, मतलब कुछ सोशल कॉज, अच्छा कॉज है हमारा, उसके लिए उसने अप्लाई किया है, बट इज अनश्योर इफ इट कैन मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। श्योर नहीं है कि भाई ये क्राइटेरिया मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो इट शुड वेट अंटिल द क्राइटेरिया इज मेट एंड शुड नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रांट। सही है कि भाई जब तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये। हाँ, अगर अंटिल कोई रीजनेबल सर्टेन चीज हो जाए कि भाई ग्रांट हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं अभी, तो तब कर लेना, पर तब तक हमें रिकॉग्नाइज नहीं करनी है। ठीक है सर, हम समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज थी। दूसरा आता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। सर, वो तो पैसे हमें यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है, हमें सरकार ने पैसे दे दिए, ठीक है। अब आगे आता है स्पेसिफिकली फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, कि भाई जहाँ पे हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें लैंड मिलेगा। लैंड मिलेगा सस्ते प्राइस पे, या फिर मिनिमल रेट पे हमें लैंड मिलेगा, या तो कोई मशीनरी के अगेंस्ट हमें कोई सब्सिडी मिल जाएगी, भाई ये सब्सिडी आपके पास है। तो कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। सिंपल बात है, या तो कंसेशन रेट पे मिलेगी या तो ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएगी वो असेट हमें। सिंपल बात है। तो अगर कंसेशनल रेट पे मिल रही है तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है? असेट इज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट ओनली। सिंपल सी बात है। अगर सपोज 1,000 रुपए की कोई चीज थी, हमें 500 रुपए में मिल गई एट कंसेशनल रेट, मतलब काफी कम रेट पे मिल गई, आधे भाव पे मिल गई, तो जो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, हमें उस पर बुक कर देना है। सिंपल सी बात है। पर अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है तो हमें एक कोई भी नॉमिनल वैल्यू उठानी है, उस पर बुक कर लो। सर, ये समझ में नहीं है सब क्या बोल रहे हो, तो इसका हम एक एग्जांपल देख के बताते हैं भाई कैसे इसको ट्रीटमेंट देना है। पहला एग्जांपल क्या है? सपोज इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लैंड वर्थ ₹20 करोड़ एट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹50 लाख। देखो, 20 करोड़ की जमीन हमने 50 लाख रुपए में दे दी, बहुत कम कॉस्ट है, तो रिकॉर्ड करो 50 लाख के ऊपर। पर अगर बिल्कुल फ्री में मिली है, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो उसको एक बहुत ही मिनिमल वैल्यू पे बुक कर लो। सर, एग्जाम्पल 1 रुपए में, 2 रुपए में चलेगा। सिंपल बात है। फ्री में दिया है तो एट वेरी नॉमिनल वैल्यू, 1-2 रुपए में। अगर बहुत कम कॉस्ट पे दिया है पर कॉस्ट स्टिल सिग्निफिकेंट है, 50 लाख इज सिग्निफिकेंट थिंग, तो उसको उस पर बुक कर लो। सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, उसको मैं गारंटी देता हूँ कि भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस एज के अंदर। अगर फिर भी नहीं मिली देन यू कैन फ्रीली रीच आउट टू मी कि सर हमें समझ नहीं आया, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करो।
टेलीग्राम पे आई एम अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम देयर, ताकि आपका कोई भी डाउट हो आप सॉल्व कर पाऊंगा मैं इजीली वहाँ पे। आगे देखते हैं कि भाई ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। ऊपर था हमारा कि भाई नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक असेट के लिए हमें ग्रांट मिली है, मतलब हमने मशीनरी खरीदी उसके लिए मिली है, एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ को सेटअप किया उसके लिए मिली है, तो उसको बोलते हैं कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट के लिए हमें ग्रांट मिली है, तो उसको बोलते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। हमें तो पता ही, भाई नाम से पता चल रहा है। फिर देखो, ग्रांट गिवन फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, ठीक है, ऐसा होता है कि भाई या तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, या तो सपोज हमने बिल्डिंग बनाई, हमने घर बनाया, जो भी है सब्सिडी हमें वहाँ से मिल गई। फिर या तो हमने परचेज किया, हमने मशीन को परचेज किया, तो उस पर भी हमें मिल सकती है एज ए फिक्स एसेट के ऊपर, दोनों दोनों पे हमें मिल सकती है। सो देर आर टू एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन, कोई भी दो प्रेजेंटेशन की हमारी चीज़ें हैं कि भाई हम दो वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली हमारी रिडक्शन फ्रॉम असेट वैल्यू, दूसरा हमारा डिफर्ड इनकम वैल्यू। सर ये क्या है, हम समझ नहीं आया। देखो तुम्हें नाम से समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, सुनो ध्यान से। रिडक्शन फ्रॉम असेट वैल्यू, रिडक्शन फ्रॉम असेट वैल्यू, ये क्या हो सकता है नाम से। तो कोई भी हमें ग्रांट मिलती है ना इस मेथड के अंदर, तो ग्रांट पता है हम क्या करते हैं, उस असेट की वैल्यू से माइनस कर देते हैं। मतलब असेट सस्ती हो गई हमारे लिए, क्या हो गई, सस्ती हो गई, असेट हमारे लिए सस्ती हो गई। एग्जाम्पल, 100 रुपए की असेट थी, 50 रुपए की ग्रांट मिली, तो असेट हमें पड़ी 50 रुपए के अंदर से। अब सर हम समझ गए, हाँ सस्ती हो गई, तो अभी डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा हमारे 50 रुपए के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा, 50 रुपए के ऊपर लगेगा हमारा डेप्रीसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है, 50 रुपीज़ के ऊपर अपना डेप्रीसिएशन लग जाएगा, सिंपल बात है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, जो भी उसकी ग्रॉस वैल्यू होगी ना उसमें हम डिडक्ट कर लेंगे। एंड बेनिफिट रिकॉग्नाइज थ्रू रिड्यूस डेप्रीसिएशन चार्जेस ओवर द असेट लाइफ, मतलब कम डेप्रीसिएशन लगेगा पहले से, और हमारी एसेट की वैल्यू स्पेसिफिकली अमाउंट पर डिप्रिशिएट होगी। मतलब सपोज 100 रुपये पहले थी, 50 की सब्सिडी मिल गई, अब सिर्फ 50 रुपये पे लगेगा डेप्रीसिएशन हमें एसेट के ऊपर। सिंपल बात है सर, ये तो हम समझ गए। फिर आगे हमारा डिफर्ड इनकम मेथड, सर ये क्या है, ये हमें समझ नहीं है। बेटा ये भी बहुत सिंपल है, इसमें हमें असेट की वैल्यू से कुछ माइनस नहीं करना, बट जो हमें ग्रांट मिली है उसको ही हमें एज ए इनकम बुक करना है। पर वो एक बारी में बुक नहीं करना पूरा का पूरा, कि अभी के अभी में पूरी पूरी ग्रांट अपन ने बुक कर ली, वो नहीं करना हमें। हमें उसको बारी बारी से हर साल अमोर्टाइज करना है। जैसे हमें 10 साल की असेट की लाइफ है, हमें 10 लाख की ग्रांट मिल गई इसके लिए, तो हमें 10 साल तक इसको अमोर्टाइज करना है। तो हर साल हमें 1 लाख रुपए अपनी एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिफर्ड इनकम है, ये दिखेगी एसेट के अंदर, पर बारी बारी से जाएगी पीएनएल के अंदर ऑन क्रेडिट साइड, तो हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी डिफर्ड इनकम को। सो रिकॉग्नाइज ऑन पीएनएल ऑन सिस्टमेटिक बेसिस ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बाद। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। सपोज हमने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, वो 50 लाख की थी, उसकी लाइफ है 5 साल की, तो और हमें ग्रांट मिली 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ग्रांट को हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, सपोज अगर हमारे पास मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1 है, तो हम क्या करेंगे भाई, 50 लाख माइनस 10 लाख कर लेंगे, सही है सर। और जो 10 लाख हम जो माइनस किए, तो हम 40 लाख की वैल्यू बच गई, उसके ऊपर अपन लगाएंगे डेप्रिसिएशन फॉर होल लाइफ। बहुत सिंपल सी बात है सर, उसके ऊपर हम लगा देंगे डेप्रिसिएशन 40 लाख रुपए के ऊपर। पर अगर मेथड 2 की बात हो रही है, तो मेथड 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस असेट पे वैल्यू कम नहीं करनी है, हमें जो 10 लाख रुपए मिले हैं उसको हमें एज अ डिफर्ड इनकम बुक करना है। क्या करना है, उसको हमें एज अ डिफर्ड इनकम बुक करना है। बहुत सिंपल सी बात है, और हमें हर साल उसको अमोर्टाइज करना है। जैसे यहाँ पे 5 साल है और 10 लाख की हमारी इनकम है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो हमें 2-2 लाख करके हमें हर साल अमोर्टाइज करना पड़ेगा। इसको अमोर्टाइज कहाँ पे, पीएनएल के अंदर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ, मतलब इसको एज ए इनकम बुक करनी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, अगर सिंपल बोलो तो उसको अमोर्टाइज करना बोल सकते हो। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। सम ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, यही सम ऐसे ही सम आते हैं। तो देख लेते हैं अभी आगे, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब ये क्या, हमने ऊपर पढ़ा भी ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, अभी हम आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के ऊपर सर कौन सी ग्रांट मिल सकती है, मतलब सेल्स के ऊपर ग्रांट मिलेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है कि ग्रांट जब हमें मिलती है कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस करने के लिए, या फिर कोई लॉसेस को बुक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ग्रांट रिसीट फॉर द रेवेन्यू पर्पस। मतलब एक स्पेसिफिक एक्सपेंस को मीट करने के लिए अगर कोई भी ग्रांट हमें मिली है ना,
तो उसको बोलते हैं फॉर रेवेन्यू पर्पस। एग्जाम्पल, हमने कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी की जिसने सरकार या फिर सोशल समाज को बेनिफिट दिया, तो एक्टिविटी का खर्चा सरकार हमें दे देगी, तो उसको बोलते हैं ग्रांट रिसीव फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस और लॉसेस। बहुत सिंपल चीज़ है। तो सर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा फिर? अभी हम तो समझ गए कि भाई उसका वो हमें उसके कारण मिल रही है। सपोज हमारे पास ऑप्शन ए है उसका कि भाई ग्रांट को पीएनएल में दिखा दो एज ए अदर इनकम। बहुत सिंपल सी बात है भाई, अदर इनकम में हमने दिखा दिया पीएनएल के अंदर उसको। सिंपल बात है कि भाई इनकम आई ग्रांट एज ए, तो उसको दिखा दिया पीएनएल के अंदर। या तो डिडक्ट फ्रॉम द रेटेड एक्सपेंसेस इन पीएनएल, मतलब सपोज हमने खर्चा किया 100 रुपए का, माइनस 50 रुपए कर ली जो भी हमारा खर्चा हो गया, मतलब सब्सिडी जो भी ग्रांट मिल गई गवर्नमेंट से, और सिर्फ हमने खर्चा बुक किया 50 रुपए का, था 100 रुपए का पर हमने बुक 50 रुपए का किया क्योंकि हमने नेट कर लिया जो हमें ग्रांट मिली उससे। या तो नेट कर लो एक्सपेंस से, या तो उसको एज अ पूरा ग्रांट को पूरा पूरा इनकम बुक कर दो। देखो बात तो एक ही है, मतलब प्रॉफिट तो एक का एक ही आने वाला है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें मजा आ जाएगा उस एग्जाम्पल को देख के। देखो हॉस्पिटल ने हमें यहाँ पे रिसीव किए हैं 90 लाख रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है सर, और ये कवर करता है 30 लाख एवरी ईयर। एवरी ईयर 30 लाख कवर करता है सैलरीज का ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सर किसकी सैलरी? डॉक्टर्स की सैलरी, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरी, जो भी सपोज वहाँ पे कोई सर्जन आ रहा है हार्ट खोल के उसको सर्जरी कर रहा है फ्री में, ठीक है, नॉमिनल कॉस्ट पे कर रहा है वो, तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसको, ग्रांट दे रही है कि भाई डॉक्टर को पैसे दो तुम। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। So it can either show 30 lakh every year as income in an other income head, या तो वो डिडक्ट कर ले 30 लाख रुपए जो भी सैलरी पे करे डॉक्टर्स को, दोनों कर सकता है। तो इस वे में ये बुक कर सकता है ग्रांट रिसीव फॉर द रेवेन्यू पर्पस। फिर आता है ग्रांट इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सर अब ये नई चीज क्या आ गई है, ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? तो देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं बिजनेसेस जिनमें काफी कैपिटल हैवी इंटेंसिव होते हैं, तो उसमें इनिशियल कैपिटल आउटले डालने के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है कि भाई आपका जो बिजनेस है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो हम आपकी हेल्प कर लेते हैं फॉर इनिशियल पीरियड ताकि आप अपना बिजनेस को कमेंस कर पाओ। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल कैपिटल आउटले, ठीक है, एंड नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड। जो भी हमने खर्चा किया गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी रीपेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। सिंपली अपने अपना स्टार्टअप एक्सेप्ट कर लिया, स्टार्ट कर लिया अपना स्टार्टअप को, उन्होंने हमें ग्रांट दे दी स्टार्टअप के अगेंस्ट, एक स्पेसिफिक कैपिटल आउटले दे दिया ताकि हम उसको स्टार्ट कर पाए अच्छे से, और कुछ भी हमें रीपे नहीं करना। समझ गए सर? तो उसका सर ट्रीटमेंट कैसे होगा फिर, हमें ये बताओ ट्रीटमेंट कैसे होगा सर इसका? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है बेटा, क्रेडिट डायरेक्टली टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्यों सर कैपिटल रिजर्व में, क्यों इसको पीएनएल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि बेटा जो हमें मिला है ना वो कैपिटल इन नेचर है, ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, ये ध्यान देना। अगर रेवेन्यू इन नेचर हो तो जाएगा पीएनएल के अंदर, और अगर कैपिटल इन नेचर हो तो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर भी कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल आउटले है। कैपिटल आउटले मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आउटले है, इट्स नॉट रेवेन्यू, इट्स नॉट रेवेन्यू इन नेचर। तो कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, मतलब बहुत हलवा बात है। कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम, ये बात याद रखना, इसको आप गलती से भी डिफर्ड इनकम ट्रीट मत करना, क्योंकि कैपिटल आउटले है, ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल आउटले है। इसको आप एज अ कैपिटल की तरह ही ट्रीट करोगे, इसको आप डालोगे रिजर्व्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल रिजर्व के अंदर डालोगे। इसको इसको कोई डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पता है, हम कई कई बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व के थ्रू, पर इसका कोई डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ना ही इसको हम एज अ डिफरेंट इनकम की तरह ट्रीट करना है। सर समझ गए? बहुत सिंपल चीज़ थी। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? सपोज कंपनी ने रिसीव किया 20% सब्सिडी फॉर सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट इन अ बैकवर्ड एरिया, ठीक है सर, गवर्नमेंट उसको दिया, भाई खुश हो गया, भाई बैकवर्ड एरिया में बना रहे हैं हमारी फैक्ट्री, तो ले भाई तू सब्सिडी ले। तो 10 करोड़ रुपए मिली, तो ये जो 10 करोड़ रुपए सब्सिडी उसको मिली है, ठीक है, तो वो कहाँ डालेगा? वो डालेगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, नॉट इन पीएनएल। डालेगा कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर हुआ? याद रखना, बिकॉज ये क्या है, कैपिटल इन नेचर है, तो ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, ये याद रखना हमेशा। ना रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अभी रिफंड हमें देना है, तो रिफंड देखो कभी कभी हम ऐसी हरकतें कर देते हैं कि गवर्नमेंट हमसे रिफंड मांगती है कि भाई तुमने सेटअप के बैकवर्ड एरिया में अभी पता चल रहा है कि तुम वहाँ के कोई लोगों को काम नहीं दे रहे हो, तुम खुद के लोगों को बुला के वहीं पे पूरा काम करवा रहे हो, पैसा भी पूरा बाहर जा रहा है, किसी को भी बैकवर्ड एरिया में जो भी फ़ायदा नहीं मिला उल्टा पॉल्यूशन तुम फैला रहे हो, तो फिर इसकी सब्सिडी छीन ली जाएगी, वापस मांग ली जाएगी।
और सरकार को सब्सिडी वापस करनी ही पड़ती है। आपको पता है सरकार है वो, तो भाई करनी पड़ेगी वरना धंधा बंद हो जाएगा। तो सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? जब रिफंडेबल हो गई तो देखो पहले तो उसको ट्रीट करो एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर ये क्यों ट्रीट करेंगे? क्योंकि बेटा कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 10 साल में एक बार होते हैं, 15 साल में एक बार होते हैं, तो सालों में बिजनेस में पहली बार होते हैं। तो जो कुछ बहुत कम रिपीटेटिव आइटम्स होते हैं ना जो बिजनेस में, उसको हम ट्रीट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो ये तो वही आइटम हो गया, तो उसको उस वे में ट्रीट करना है। और पीएनएल में भी हमें उस जगह पे उसको दिखाना है। जो आप पूरे देखो ना शेड्यूल 3 बना पूरा पीएनएल, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा। अच्छा समझ गए? तो अभी ये रेवेन्यू, सपोज अगर रिफंड दे रहे हैं हम बिकॉज ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है भाई। जो भी अनअमोर्टाइज हमारा डिफर्ड क्रेडिट हमें हमें पड़ा है, ठीक है, जो भी हमारा अनअमोर्टाइज पड़ा है उसको हम कर लेंगे रिवर्स। साथ में अगर कुछ एक्स्ट्रा भी हमें रिफंड देना पड़ेगा तो हम देंगे पीएनएल के थ्रू। पता है ना कि भाई एक होता है डिफर्ड इनकम, एक होती है असेट के अगेंस्ट हम करना। तो अगर डिफर्ड इनकम के थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो डिफर्ड इनकम को रिवर्स कर लो, जो भी बचा कुछ अमाउंट है अनअमोर्टाइज अमाउंट जो भी बचा कुछ है उसको रिवर्स कर लो, और कुछ एक्स्ट्रा हो गया हमारा तो वो दे दो थ्रू पीएनएल के पर्पस। क्लियर हो गया ना? बहुत सिंपल चीज़ है। अगर वो फिक्स एसेट की ग्रांट है तो क्या करेंगे भाई, तो हमने रिड्यूस कर ली थी हमारी बुक वैल्यू से, तो इंक्रीज कर लो वापस बुक वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमने पहले रिड्यूस की थी बुक वैल्यू से, अब इसको वापस इंक्रीज कर लो। और इंक्रीज करने के बाद वो नई अमाउंट पे हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ असेट। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई पहले सपोज 100 रुपये था, माइनस 50 रुपये हो गया, और फिर 50 रुपये की हमने असेट बुक कर दी। ठीक है, फिर असेट डेप्रिशिएट होते होते असेट की वैल्यू 40 रुपये बच गई। अब उसमें प्लस 50 रुपये फिर से प्लस कर दो क्योंकि वो रिफंडेबल हो गया, तो फिर 90 रुपये इसकी वैल्यू होगी। अब 90 रुपये लगेगा डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है सर, मतलब हलवा बात है। और अगर हमने डिफर्ड इनकम उसको बुक कर लिया असेट के अंदर भी, तो फिर उसको हम अगर कुछ भी बैलेंस बचा है हमारे डिफर्ड इनकम के अंदर उसको उसके थ्रू दे दो, या तो फिर बाकी बचा हुआ दे दो पीएनएल के थ्रू। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इतना सिंपल था ये पूरा एएस, हलवा है एएस है पूरा। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सपोज ग्रांट ऑफ 8 लाख वॉज ओरिजिनली डिडक्टेड फ्रॉम 20 लाख। ठीक है, हम समझ गए। एंड 5 लाख बिकम रिफंडेड लेटर ऑन, मतलब 5 लाख हम बाद में रिफंड करने पे हमें आ गए। तो हमें उसी जो सपोज यहाँ पे आपने बुक किया होगा 20, फिर 20 माइनस 8 बुक किया होगा, तो हमारा टोटल आया होगा 12 लाख। 12 लाख भी अगर डेप्रिसिएशन हमने कर लिया साथ में, फिर सपोज 8 लाख की वैल्यू बची तो हमें प्लस कर देना पड़ेगा 5 लाख। अभी फिर से ये हो गया 13 लाख, क्योंकि 5 लाख रिफंडेबल हो गया, तो हम प्लस कर लेंगे और एक न्यू डेप्रिसिएशन लगेगा उस न्यू वाले वैल्यू के ऊपर। तो ये बहुत सिंपल सा पूरा एज था, और पूरा मैंने बहुत फास्ट करा ताकि फॉर रिविजन पर्पस ही मैं करा रहा हूँ। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी इनके अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।